नमस्ते बच्चों। आज हम 9वीं कक्षा का राजनीति शास्त्र का पहला चैप्टर देखेंगे। चैप्टर का नाम है विश्व युद्धोत्तर राजनीतिक गतिविधियाँ। मतलब क्या कि विश्व युद्ध के बाद की जो राजनीतिक गतिविधियाँ थी वो किस तरह से थी या किस तरह से उसमें बदलाव आता गया, उस पाठ के बारे में आज हम देखेंगे। तो देखिए, पाठ की शुरुआत में ही दिया है, चलो थोड़ी दोहराई करें, मतलब रिवीजन। जो हमने अभी तक 7वीं 8वीं में जो पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। तो ये देखो, पिछली कक्षा में हमने नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक में हमने विविध प्रकार की स्थानिक शासन संस्थाएं, फिर भारत के संविधान और अपने देश की शासन प्रणाली, साथ ही साथ सरकार की संरचना का अध्ययन, ये सभी बातों का हमने अध्ययन किया। साथ ही साथ अब हम इस कक्षा में भारत के विश्व से होने वाले जो संबंध थे, जो मतलब दुनिया भर के जो बाकी सारे देश हैं उनसे जो संबंध है उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही साथ भूगोल के अध्ययन से हम जो है विश्व की भौगोलिक जो संरचना है उसकी भी हमें समझ आ गई है। इस प्रकार से जो भारत और साथ ही साथ जो भारत के आसपास के जो सभी सारे देश जो है उनमें किस तरह से आदान प्रदान होता है, किस तरह से वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कुछ ना कुछ चीज़ों से। मतलब हर एक देश, चाहे वो विकसित हो चाहे वो विकसित ना हो, मतलब जैसे अपना जैसे देश है विकसनशील, उस तरह से विकसनशील देश हो या फिर जो पूरी तरीके से विकसित देश हो, उन सभी को जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। वो कुछ न कुछ चीज़ों से जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो देखो, इस तरह से ये जो सभी देश जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, उन सभी स्वतंत्र तथा प्रभुत्व संपन्न देशों की मिलकर एक व्यवस्था तैयार होती है और हम जो है इस व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कहते हैं। और इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की विशेषताएं हम क्या करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं इस पाठ में। तो देखिए, इस पाठ का पहला ही टॉपिक है परस्परावलंबन। पहला टॉपिक है परस्परावलंबन। विश्व के सभी देश किसी न किसी कारणों से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे हमने अभी फिलहाल जो कोरोना का या कोविड-19 का जो सभी पूरे देश में, पूरी दुनिया भर में जो संकट आया है, उसके लिए दुनिया भर के देशों को, जो प्रगतिशील देश थे उनको भी जब हाइड्रोक्लोरोक्विन नाम की जो दवाई है उसकी ज़रूरत थी, तो हमारे भारत में जो ज़्यादा प्रमाण में बनती थी, इसलिए हमने क्या किया, उसे दूसरे देशों में सप्लाई किया। और साथ ही साथ जैसे अभी अगर हम देखेंगे लेटेस्ट, तो राफेल विमान की बात, तो उस जो राफेल विमान हमारे देश में नहीं बन रहा, इसलिए हमने क्या किया, दूसरे देश से उसे क्या किया, आयात किया। इस तरह से मतलब हम एक दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, परस्परावलंबन रहते हैं। देश जो है या कोई राष्ट्र जो है, चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, समृद्ध हो जाए, कितना भी विकसित हो जाए, लेकिन उसको किसी न किसी बात के लिए, किसी न किसी चीज़ के लिए कभी न कभी किसी बात के लिए दूसरे देश पर क्या रहना पड़ता है, डिपेंड रहता है। बड़े राष्ट्रों को भी उनके जैसे अन्य बड़े और छोटे राष्ट्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए परस्परावलंबन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का, अर्थात आज की वैश्विक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य है। अभी हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, विदेश नीति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। हम अभी दूसरा टॉपिक देख रहे हैं जिसका नाम है विदेश नीति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। प्रत्येक राष्ट्र अपने अंतर्गत व्यवहार के लिए तथा अन्य राष्ट्रों से कैसे व्यवहार करे, इस विषय में नीति निर्धारित करता है। ऐसी नीति को विदेश नीति कहते हैं। देखो, जो क्या बोला गया है कि जो प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के ऊपर, मतलब अंतर्गत और साथ ही साथ दूसरे राष्ट्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसे क्या कहा जाता है, विदेश नीति। और भारत की विदेश नीति का हम अगले अध्याय में विस्तार में अध्ययन करेंगे। और जो भारत की जो विदेश नीति है उसके बारे में जो जानकारी हम अगले पाठ में अच्छे से देख लेंगे। अभी हम देखेंगे पृष्ठभूमि। हम आज जिस विश्व में रह रहे हैं उससे अनेक घटनाओं या राजनीतियों द्वारा आकार है, और इसके हमें वर्तमान विश्व को समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। जैसे पिछली शताब्दी में 2 विश्व युद्ध हुए थे, यह हमें मालूम ही है। वे 2 विश्व युद्ध पिछली शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं थी और उनके कारण विश्व या पूरी दुनिया जो है बदल गई थी। विश्व में नए प्रवाह, नए विचार आए थे और इन विश्व युद्ध के कारण और क्या हुआ था यह हम समझेंगे। मतलब जो 2 विश्व युद्ध हुए पिछले शतक में, उसमें
क्या उससे क्या परिणाम जो है पूरी दुनिया में हुआ उसके बारे में हम देखेंगे। अभी हम पहला देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध। वर्ष 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ। देखिए, तो वर्ष 1914 से लेकर 1918 इसके बीच जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ और यूरोप महाद्वीप के महत्वपूर्ण देश इस प्रथम विश्व युद्ध में शामिल थे। तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय अथवा वैश्विक व्यवस्था में यूरोप की बहुत बड़ी महत्व प्राप्त था। प्रथम विश्व युद्ध में बहुत बड़ी मात्रा में जन तथा धन की हानि हुई थी और युद्ध में सहभागी राष्ट्रों को बड़ा आर्थिक घाटा सहना पड़ा था। युद्ध में सहभागी न होने वाले भी जो देश जो है विश्व युद्ध में सहभागी नहीं हुए थे उनको भी बहुत बड़ा क्या हुआ था, हानि हो गई थी। और इस विश्व युद्ध में जो जो देश जीत गए थे और जो देश पराजित हुए थे उन दोनों देशों की या दोनों तरह के राष्ट्रों की जो है अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी, पूरी तरीके से चरमरा गई थी। तो अभी देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध में सहभागी राष्ट्र थे। यहाँ पे देखिए मित्र राष्ट्र, मध्यगत राष्ट्र। इसमें मित्र राष्ट्र में बताया गया है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, अमेरिका, ये मित्र राष्ट्र थे। और मध्यगत राष्ट्र है जर्मन, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, ऑटोमन साम्राज्य और बल्गेरिया। इस तरह के युद्ध पुनः न हो इसके लिए कोई उपाय योजना करनी चाहिए, ऐसा सभी राष्ट्रों को लगने लगा। क्योंकि तथा उसी के परिणाम स्वरूप राष्ट्र संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय समस्या हल करने हेतु चर्चा तथा समझौता करने का यह एक महत्वपूर्ण मंच बना गया था। राष्ट्र संघ की मुख्य जिम्मेदारी युद्ध टालना नहीं मानी जाती थी। देखिए, जो राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, क्यों? क्योंकि सभी राष्ट्रों को, पूरे दुनिया भर के सभी राष्ट्रों को पता चला कि विश्व युद्ध के कारण क्या होता है, चाहे हमारा देश जीते या हारे, दोनों के क्या होता है, बड़ी मात्रा में जन धन तथा वित्त और जीवित हानि होती है। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद यूरोप में तथा यूरोप के बाहर भी अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दिए। जैसे यूरोप में पूर्वी साम्राज्य ध्वस्त हो गया तथा नए राष्ट्र अस्तित्व में आ गए। देखिए, तो विश्व युद्ध की वजह से क्या हो गया, यूरोप में बहुत सारे बदलाव दिखाई दिए। जैसे जो पहले वाले कुछ राष्ट्र नष्ट होकर नए राष्ट्रों का क्या हो गया, निर्माण हो गया। यूरोप के अनेक देशों के अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में आवासीय बस्तियां भी थी और इन आवासीय बस्तियों में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन आरंभ कर दिया था। और इस आंदोलन ने यूरोपीय राष्ट्रों में क्या था, राष्ट्रों में सबसे बड़ी चुनौती थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति प्रस्तापित करने के लिए राष्ट्रसंघ का निर्माण हुआ, लेकिन राष्ट्रसंघ युद्ध रोकने में सफल नहीं रहा। जर्मनी, इटली, स्पेन, इन जैसे जो देश थे वो तानाशाह शासन व्यवस्था से अस्तित्व में आए। इन सभी घटनाओं की परिणति द्वितीय विश्व युद्ध में हुई। मतलब दूसरा विश्व युद्ध होने का ये कारण था कि जर्मनी, इटली, स्पेन, इन जैसे जो देश थे वहाँ पे तानाशाही पद्धति थी और तानाशाही पद्धति की वजह से वो किसी की सुनते नहीं थे, किसी दूसरे देश के बारे में सोचते नहीं थे, अपनी जनता के बारे में नहीं सोचते थे। इसके लिए क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध का होना संभव हुआ या फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अभी देखिए यहाँ पे कुछ चित्र दिखे हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जो सहभागी भारतीय सैनिक थे उसके कुछ चित्र हैं। अभी देखिए, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के लगभग 20 साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर 1945 इन 6 साल तक चला। इसमें जो है प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में द्वितीय विश्व युद्ध अधिक संहारक सिद्ध हुआ और वह अधिक व्यापक भी था, परंतु इस युद्ध में अधिक उन्नत तकनीकी का उपयोग किया गया था। युद्ध में सहभागी हुए राष्ट्रों पर फिर एक बार आर्थिक संकट टूट पड़ा। जैसे पहले विश्व युद्ध में क्या हुआ था, जितने अधिक संपन्न ऐसे शस्त्र वगैरह नहीं थे, लेकिन इस दूसरे महायुद्ध में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा अधिक टेक्निक वाले या तकनीकी जो शस्त्र थे उसका इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, सभी देशों में ये जो देश इसमें सहभागी हुए थे उन सभी राष्ट्रों पर क्या हुआ, इसका बहुत बड़ा आर्थिक परिणाम हुआ। अभी द्वितीय विश्व युद्ध में जो सहभागी राष्ट्र थे उसमें मित्र राष्ट्र, अक्ष राष्ट्र और बाकी जो ब्रिटेन, फ्रांस, इसमें मित्र राष्ट्र थे ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, भारत, सोवियत यूनियन,
फिर चीन और अमेरिका, ये सभी जो है मित्र राष्ट्र थे, और अक्षय राष्ट्र थे जर्मनी, जापान और इटली। अभी द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का महत्वपूर्ण सहभाग था। अमेरिका ने अणुबम का निर्माण किया था, और युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी इन दो शहरों पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को अणुबम गिराया। और यूरोप में जर्मनी की हुई हार के बाद तथा एशिया में जापान की हार के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय में विश्व स्तर पर जो अनेक घटनाएं घटी, उनमें एक महत्वपूर्ण घटना थी कि शीत युद्ध का आरंभ हुआ। और वर्ष 1945 से 1991 तक का प्रदीर्घ जो समय था वो शीत युद्ध से व्याप्त हो गया। और इस कालखंड के कुछ परिवर्तनों की हम समीक्षा करेंगे, या फिर जो शीत युद्ध जो होते रहे छोटे छोटे, उसकी वजह से क्या परिणाम हुआ उसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। तो हमने देखा आज प्रथम विश्व युद्ध किस तरह से हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध किस तरह से हुआ, और साथ ही साथ उसमें कौन कौन से देश शामिल थी, और द्वितीय विश्व युद्ध जो है किस तरह से खत्म हुआ। मतलब अमेरिका ने जो है अणुबम का निर्माण किया था, और वो अणुबम जो है उन्होंने जापान इस देश के हिरोशिमा इस और नागासाकी इन दो शहरों में गिराया, और जिसकी वजह से ये विश्व युद्ध क्या हो गया, रुकना या फिर विश्व युद्ध खत्म हो गया। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि अनेक छोटे छोटे देशों में शीत युद्ध का शुरुआत हुआ। अभी हम देखेंगे शीत युद्ध। शीत युद्ध जो है दूसरे विश्व युद्ध में मित्र रहे अमेरिका तथा सोवियत यूनियन युद्ध समाप्त होने से ही परस्पर प्रतियोगी बन गए। मतलब क्या हो गया, जैसे ही इनका युद्ध समाप्त हो गया वैसे वो परस्परी प्रतियोगी बन गए, और इनके आपसी सहयोग का स्थान परिद्वंद्विता ने ले लिया। मतलब जो सहयोग करते थे पहले युद्ध के समय या दूसरे युद्ध के वक्त, अभी उनका क्या हो गया, वो आपस में दुश्मन बन गए। और यह प्रतिद्वंद्विता वैश्विक राजनीति में 40 से 45 वर्षों तक चलती रही। और इन दोनों देशों में प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ, पर युद्ध की ज्वाला कभी न कभी धधक सकेगी, इतना तनाव उनके संबंधों में उत्पन्न हुआ था। प्रत्यक्ष युद्ध नहीं, पर युद्ध के लिए पूरक जैसी तनावपूर्ण परिस्थिति का वर्णन शीत युद्ध के रूप में किया जाता है। इस कालावधि में अमेरिका को सत्ता थी ही, पर सोवियत यूनियन में आणविक प्रक्षेपणास्त्रों की निर्मित कर अपनी सैन्य की जो सामर्थ्य बढ़ाकर महासत्ता बनने का प्रयत्न किया। अमेरिका तथा सोवियत संघ इन दो महासत्ताओं का संघर्ष, सत्ता स्पर्धा, शस्त्र स्पर्धा, विचार प्रणाली के बीच के भेद, एक दूसरे को शह और मात देने की वृत्ति, इन सभी बातों के कारण यह शीत युद्ध शुरू रहे। मतलब अमेरिका और सोवियत संघ थे, इन देशों में क्या हुआ, अपने विचार मतलब खुद बड़ा बनने के लिए, महासत्ता बनने के लिए आपस में क्या हुआ, उनका झगड़ा या आपस में इनका शीत युद्ध चलता रहा। अभी इस शीत युद्ध के परिणाम क्या हुए। शीत युद्ध का सबसे बड़ा पहला परिणाम था सैन्य संगठनों का निर्माण। शीत युद्ध की कालावधि में दोनों महासत्ताओं ने सैन्य संगठनों का निर्माण किया, और उनमें शामिल होने वाले राष्ट्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन महासत्ताओं ने ली। जैसे नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अमेरिका के नेतृत्व वाला सैन्य संगठन था। मतलब अमेरिका में जो सैन्य नेतृत्व या फिर रिटायर हो जाते थे उनका एक संगठन था। और उसी प्रकार वर्साई समझौता, यह सोवियत संघ के नेतृत्व वाला संगठन नई सैन्य संगठन था। अभी हम देखेंगे विश्व का द्विध्रुवीकरण। मतलब ये शीत युद्ध के परिणाम में दूसरा एक परिणाम है कि विश्व का द्विध्रुवीकरण। मतलब शीत युद्ध काल में विश्व के अधिकांश देश दो महासत्ताओं के गुटों में शामिल हो गए थे, और राष्ट्रों का इस तरह दो गुटों में विभाजित होना अर्थात द्विध्रुवीकरण होना है। इससे शीत युद्ध का प्रभाव बढ़ गया, तनाव का क्षेत्र फैल गया। मतलब पूरे दुनिया भर में क्या हो गया, कुछ देशों के ग्रुप या गठ बन गए। कुछ देश अमेरिका के साथ थे, तो कुछ देश सोवियत संघ के साथ चले गए। उसी के साथ आगे कुछ परिणाम हुआ जिसमें शस्त्रास्त्र स्पर्धा, एक दूसरे को शह और मात देने के लिए महासत्ता बहुत बड़ी मात्रा में शस्त्रों का निर्माण करने लगी। अभी एक दूसरे को
श देखने का भी, एक दूसरे को अगर हराना है तो अपने पास ज़्यादा शस्त्र होना आवश्यक है, और इसलिए एक दूसरे ये देश क्या करने लगे, शस्त्रों का निर्माण करने लगे। अधिक से अधिक विध्वंसक प्रक्षेपण शास्त्र बनाने के संदर्भ में आवश्यक तकनीक ज्ञान अवगत करने हेतु प्रतियोगिता प्रारंभ होने लगी, किंतु इन प्रक्षेपणों के होड़ में वैश्विक शांति खतरे में आ जाएगी। इसका आभास दोनों महासत्ताओं को हो जाने के कारण प्रक्षेपणास्त्रों में नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के प्रयास भी इसी समय हुए। मतलब इन दोनों देशों को पता भी चला कि अगर हम ऐसे ही करते रहे तो क्या हो जाएगा, पूरे दुनिया में जो है बड़ी मात्रा में संकट आ सकता है। तो इसलिए इन दोनों ने ही क्या किया, लिमिट जो है वो जो शस्त्रास्त्र जो है उनकी लिमिट तैयार की गई, या उस लिमिट में ही शस्त्र बनाने का क्या किया, निर्णय ले लिया गया। आगे है प्रादेशिक संगठनों का निर्माण हुआ। महासत्ताओं की होड़ में विकासशील राष्ट्रों में एक दूसरे की सहायता करने के लिए प्रादेशिक स्तर पर संगठनों का निर्माण किया। उन्हें आर्थिक विकास महत्वपूर्ण लगता था। जैसे हमारा देश जो है, हम जैसे जो कुछ विकासशील जो राष्ट्र थे, उन्होंने क्या सोचा कि हम लोग अपने तौर पर अपने प्रादेशिक स्तर पर क्या बनाएंगे, संगठन बनाएंगे और एक दूसरे को सहायता करेंगे। उन्हें आर्थिक विकास महत्वपूर्ण लग रहा था और यूरोप के देशों ने यूरोपीय आर्थिक संघ का निर्माण किया। तो दक्षिण के पूर्व एशियाई देशों ने सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन जैसे देशों ने एशियन संगठन का स्थापन किया। आगे इसी का परिणाम हुआ गुट निरपेक्षतावाद। उसमें शीत युद्ध की शुरुआत हो जाने पर इस कालावधि में एक और विश्व का द्विध्रुवीकरण हो रहा था, और पर उसी के साथ साथ कुछ देशों को महासत्ताओं की स्पर्धा में सम्मिलित नहीं होना था, और ऐसे राष्ट्रों ने महासत्ताओं की स्पर्धा से दूर रहने के लिए नीति स्वीकार की, और इसे गुट निरपेक्षतावाद कहते हैं। और गुट निरपेक्षतावाद शीत युद्ध काल का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। मतलब क्या हुआ था, जो बड़ी महासत्ता जो थी खुद के देश को प्रगत बनाने के लिए, खुद के देश को महासत्ता बनाने के लिए झगड़ रहे थे, और उसमें जो छोटे छोटे देश थे, जो बाकी जो देश थे वो क्या हो रहे थे, उसमें पिस रहे थे। तो उन देशों ने क्या सोचा कि हम क्या करेंगे, अलग हो जाएंगे और हमें इस युद्ध में शामिल नहीं हो रहा है। इसलिए ये जो है आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण था। अभी देखिए ये जो गुट निरपेक्षतावाद था उसका आंदोलन क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में स्वतंत्र हुए नए देशों ने गुट निरपेक्षता विचार का समर्थन किया। यह एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। वर्ष 1961 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के अध्यक्ष मार्शल टिटो, इजिप्ट के अध्यक्ष गमाल अब्दुल नासेर, इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष डॉक्टर अहमद सुकार्नो और घाना के प्रधानमंत्री क्वामे नक्रुमा, इनके नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन का मूल्यांकन। गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन ने उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और वंशवाद का विरोध किया था, और इस आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को शांतिपूर्ण मार्ग से हल करने का क्या किया था, प्रोत्साहन दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मार्गदर्शन में भारत ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। बाद के काल में या उसके बाद जो है ये जो आंदोलन जो है भारत ने सक्रिय समर्थन दिया है, और शीत युद्ध समाप्त होने के बाद भी इस जो आंदोलन का जो गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन का जो है महत्व कम